Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here to talk about another psychological disorder जिसको हम bipolar disorder भी कहते हैं और bipolar affective disorder भी कहते हैं। Bipolar disorder है, इसके नेम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बेसिकली हम दो opposite poles की बात करते हैं, राइट। opposite poles मीन्स कि जब हम इसके सिम्टम्स को देखते हैं या जो इसके सिम्टम के फीचर्स देखते हैं तो वो दो opposite साइड्स पे होते हैं। वन साइड इज़ डिप्रेसिव साइड, ठीक है, एंड द अदर साइड इज़ जस्ट द अपोजिट साइड ऑफ डिप्रेशन, दैट इज़ मैनिएक साइड, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो जो डिप्रेसिव साइड होती है उसमें यूजुअली ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो होती है। जो सिम्टम्स आप डिप्रेशन में देखते हैं उसके वो वाले सिम्टम्स होते हैं। उसका लोगों से मिलने जुलने का दिल नहीं करता, उसकी कंसंट्रेशन, अटेंशन, उसका फोकस, वो सारी चीज़ें डिस्टॉर्टेड होती हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है बाइपोलर डिसऑर्डर की साइड में मैनिएक फीचर्स होते हैं। मैनिएक फीचर्स मींस कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्लीप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसमें डिफरेंट बिहेवियर्स आना शुरू हो जाती हैं जो आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताऊँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब हम बात करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं या किन वजूहात के बिना पे हम डायग्नोज करते हैं कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की जो कॉजेज़ हैं, हेरिडिबिलिटी चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा हैं, लाइक इट्स अराउंड 80 to 81%, ठीक है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपके ख़ानदान में बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी डिसऑर्डर है तो हो सकता है कि आपके बच्चों में नेक्स्ट ये ट्रांसफ़र हो जाए। अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर स्ट्रेसर आता है जिसकी वजह से आपके ब्रेन केमिकल्स अफेक्ट होते हैं तो आप में कोई बाइपोलर की एपिसोड आ सकता है। सब्सटेंस इंड्यूस्ड मेनिया भी हो सकता है कि अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं या कोई सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ब्रेन केमिस्ट्री अफेक्ट हुई है और आप में बाइपोलर नज़र आना शुरू हो गया। बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स पे बात करते हैं तो पहले हम मेनिया के सिम्टम्स पे बात करते हैं और उसके बाद फिर हम डिप्रेशन वाले पोल की यानी कि डिप्रेशन वाले फीचर्स की बात करें। तो जब पेशेंट आता है पहले तो उसको इतनी रियलाइजेशन नहीं होती कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके घर वाले उसको विटनेस करना शुरू कर देते हैं या उसके घर वाले उसमें डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स देखना शुरू कर देते हैं। जैसे उनको पेशेंट का बिहेवियर थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा होता है और जब वो डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि जो पेशेंट है वो 2-3 दिन से समटाइम्स नहीं सोया होता, उसको नींद आती ही नहीं है और उसमें एक्सेसिव एनर्जी आ गई होती है। अगर ऐसे लोग ड्राइव करेंगे तो बहुत रैश ड्राइविंग करेंगे, बहुत फास्ट ड्राइविंग करेंगे। अगर स्पेंड करेंगे तो वो ओवर स्पेंडिंग की तरफ जाएंगे, लाइक जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी वो भी ख़रीद लेंगे। अगर एक चीज़ लेने जाएंगे तो 10 चीज़ें और लेके आ जाएंगे। एक्सेसिव सिम्टम्स उनमें देखे गए हैं, ओवर स्पेंडिंग, रैश ड्राइव है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी रह सकता है, वो चीज़ें तोड़ सकते हैं, ठीक है। उनमें इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया होता है। तो घर वाले उनके आके यही कंप्लेन करते हैं कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, ठीक है, और उसकी बातें जो हैं वो बहुत हद तक बेरब्त हैं, लाइक उनका कोई सेंस नहीं बना, कोई मीनिंग नहीं बना। तो इस तरह के पेशेंट्स में देखा गया है कि जब उनमें मैनिएक फीचर्स होते हैं यानी कि जब तेज़ी के सिम्टम्स होते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हुई होती है और उनको फील भी नहीं हो रहा था क्योंकि उनको वो पैटर्न नॉर्मल लग रहा होता है। और जब उनका ये बिहेवियर नोटिसेबल होता है और घर वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उनके लिए ये बिहेवियर नॉर्मल होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती, उनको इनसाइट डेवलप नहीं हुई होती कि वो किसी एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। उनमें कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स या मैनिएक फीचर्स या सिम्टम्स उनमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। उस तरह की खुशी नहीं होती जो हम नॉर्मली फ़ील करते हैं। उनकी खुशी विदाउट एनी रीज़न होती है जिसके अंदर उनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत ज़्यादा हाई हुई होती है। उनको लगता है कि वो वर्ल्ड बदल देंगे, वो लोगों को बदल देंगे। ग्रैंडियोसिटी का सिम्टम बहुत ज़्यादा देखा गया है। उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनके ये जो बिलीव्स होते हैं ये इस कदर उनके माइंड में होते हैं कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में है, दे हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग। एक और सिम्टम जो देखा गया है उसमें ये होता है कि वो एक बात से दूसरी बात की तरफ जंप करते हैं और वो एक मीनिंगलेस सेंटेंस बन रहा होता है, उनकी बात की सेंस आप नहीं बना पाते। तो आप देखते हैं कि वो बेरब्त बातें कर रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है उनके थॉट्स में उनकी। इसके अलावा जब उनसे नींद के बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उनको बिल्कुल नींद नहीं आती, उनको सोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनमें नीड ऑफ स्लीप जो है वो बिल्कुल डिक्रीज हो गई है, जिसको डिक्रीज नीड फॉर स्लीप भी कहते हैं। तो ये एक मेनिया का फीचर हो सकता है, मेनिया का सिम्टम हो सकता है कि वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बिल्कुल सोते ही नहीं हैं या अगर सोते हैं तो बहुत कम सोते हैं। लाइक अगर आप किसी एक हेल्दी इंसान से पूछें तो वो 1 घंटा 2 घंटे सोने के बाद फ्रेश फील नहीं करता। जिन लोगों में मेनिया के सिम्टम्स देखे गए हैं उनमें नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो 1 घंटा 2 घंटे सो के भी इस तरह से फ्रेश होते हैं और वो 2 दिन 3 दिन जाग सकते हैं। अलावा उनमें प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वो लंबे लंबे प्लान्स बनाते हैं जो कि रियलिस्टिक प्लान्स नहीं होते और आपको पता चल रहा होता है कि रियलिटी से हट के प्लान्स बना रहे हैं, ग्रैंडियोसिटी की तरफ जा रहे हैं।
इनमें ग्रैंडियोसिटी के सिम्टम्स ज़्यादा होना शुरू और सिम्टम जो मैनिक फीचर्स में देखा गया है कि इनमें रिलीजियस सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। जब इनमें ये वाली फेज़ चल रही होती है तो ये ओवरली एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। अगर मैं सम अप करूँ तो मेनिया के फीचर्स में आप देखेंगे कि स्लीप सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, ओवर स्पेंडिंग का बिहेवियर होगा, अगर ड्राइविंग करते हैं तो रैश ड्राइविंग होगी, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, अग्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी फील करेंगे और जो है ये हर टाइम यूफोरिक स्टेट में रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिहेवियर जो है ये इनका नॉर्मल नहीं है और आप डिटेक्ट कर लेंगे कि ये चीज़ इनमें पहले नहीं थी और अब इनकी कोई एपिसोड स्टार्ट हुई है जिसकी वजह से ये किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। दूसरी साइड है बाइपोलर डिसऑर्डर की, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें आप डिप्रेसिव सिम्टम्स देखेंगे कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा होपलेसनेस की तरफ जाएगा, वो बिल्कुल मिलना जुलना छोड़ देगा, उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। ये सारे सिम्टम्स जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो अब डिप्रेसिव साइड पे जा रहा है। लाइक एक पोल वो है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश है और दूसरी साइड वो है जब वो बहुत ज़्यादा सैड है। एक तरफ उसकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा हाई है एंड एट द सेम टाइम उसकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा। डिफरेंस हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसमें जब मेनिक फीचर्स चल रहे होते हैं तो पेशेंट को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती, लेकिन जब उसमें डिप्रेसिव एपिसोड चल रही होती है तो वो सोने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन उसको इस तरह से होपलेसनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है, छोटी छोटी बात पे उसे रोना आता है, उसकी भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिजिकली भी वीक होना शुरू हो जाता है, उसका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है और जब उससे नींद के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि नो मैटर हाउ मच ही ट्राइज़ तो उसको नींद नहीं आती। तो फिर हम देखते हैं कि उसमें डिप्रेसिव फीचर्स आ रहे हैं। बाइपोलर को डायग्नोज करने के लिए ज़रूरी है कि मेनिया की एपिसोड उसमें रही हो कभी ना कभी, क्योंकि अगर सिर्फ डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं और मेनिया के कोई सिम्टम्स नहीं आते तो फिर हम उसको डिप्रेशन में डायग्नोज करते हैं, लेकिन अगर उसमें मेनिया के माइल्डर सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में क्या डिफरेंस होता है, उसके सिम्टम्स में डिफरेंस आता है, उसमें मेनिक एपिसोड्स में डिफरेंस। वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू ऐड हेयर कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनमें देखा गया है कि उनमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी देखे गए हैं। लाइक जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे सीज़न चेंज होता है, उनकी एपिसोड्स में डिफरेंस आता है। लाइक समर्स में या जिस तरह से स्प्रिंग का वेदर होता है, आप देखेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर मेनिया के साइड पे होंगे और जैसे ही वेदर चेंज होगा, लाइक विंटर की तरफ मूव करेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो उनका मूड जो है वो स्विच होना शुरू हो जाएगा, उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स ज़्यादा होना शुरू हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में किस तरह से दो एक्सट्रीम्स पे एपिसोड्स आ सकती हैं। अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो उसमें साइकियाट्रिस्ट जो है वो डिसाइड करता है कि किस तरह की मेडिसिन्स आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। स्टेबलाइजर्स हो सकते हैं जो आपके मूड को फ्लक्चुएट होने से या इस तरह की मेनिया, हाइपोमेनिया या डिप्रेसिव सिम्टम्स आने को किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है और आपके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा साइकोथेरेपी भी दी जाती है या दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा है तो आप देखेंगे कि गर्मियों में उसमें मेनिया के सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है, उसमें मेनिया के एपिसोड ज़्यादा आएंगी। लाइक जिस तरह से स्प्रिंग का वेदर होता है या समर्स का वेदर होता है तो उनमें मेनिया या हाइपोमेनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विंटर आता है तो उनमें जो है डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेसिव सिम्टम्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस तरह के सिम्टम्स से गुजर रहे हैं या आपकी सराउंडिंग में या आपकी फैमिली में कोई इस तरह के सिम्टम्स से गुजर रहा है, फ़ौरन चाहिए कि आप उसको माहिर नफ्सियात यानी कि साइकियाट्रिस्ट के पास कंसल्ट कराएं और उसका डायग्नोसिस कराएं सो दैट ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया जा सके। अगर तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पे होते हैं तो फ़ौरन से मूड स्टेबलाइजर्स जो है वो साइकियाट्रिस्ट शुरू करा देता है या जो स्पेसिफिक डिफरेंट मेडिकेशन होती है जिसकी वजह से उसका मूड रेगुलेट किया जाता है वो स्टार्ट करा दी जाती हैं। या फिर आपका साइकियाट्रिस्ट जो है वो आपके सिम्टम्स देख के आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपने अपने साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लेनी है, कौन सी थेरेपी लेनी है, वो सारी रिकमेंडेशन आप फॉलो करते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली आप इस चीज़ पे ओवरकम कर सकते हैं। लाइक अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो टाइम टेकिंग है। इसके इलाज में आपको वक्त लग सकता है 1 साल, 2 साल, समटाइम्स 3 साल। तो आपने पेशेंस रखना होता है और फ़ौरन से कंक्लूड नहीं करना होता कि आप पे दवाइयाँ अफेक्ट नहीं कर रही या आप पे थेरेपी अफेक्ट नहीं कर रही। सो यू शुड गिव योर सेल्फ टाइम टू हील एंड रिकवर। लेकिन अपना डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेट होने से पहले उसके ट्रीटमेंट के लिए जाइए ताकि टाइमली आप उस चीज़ से ओवरकम कर सकें। To watch more videos on mental health related topics, please subscribe my channel so that आपको इस तरह की informative और educational videos psychological disorders पे, mental health awareness पे मिलती रहें and help me spread the good word so that we can aware people regarding mental health issues. Thank you so much.